भारत और चीन ने सीमा विवाद सुलझाने के लिए हाथ मिलाया। एलएसी पर साझा पेट्रोलिंग को लेकर के अहम समझौता हुआ। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने घोषणा की कि भारत और चीन दोनों देशों के अधिकारियों के बीच हाल ही में हुई बातचीत के बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पेट्रोलिंग को लेकर समझौता हुआ। गलवान संघर्ष के बाद दोनों देशों की सेना लद्दाख में आमने सामने थी। कई दौर की बातचीत के बाद टकराव कम हुआ और देमचौक से भी सेनाएं पीछे हटेंगी। हालांकि इस खबर की टाइमिंग बड़ी दिलचस्प है। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद सुलझाने और नए समझौते की खबर तब आई है जब रूस में ब्रिक्स समिट के लिए भारत और चीन के लीडर मौजूद रहेंगे। रूस के कजान में राष्ट्रपति पुतिन के नेतृत्व में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो रहा है। इस बात की प्रबल संभावना है कि इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच वार्ता हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रूस के कजान के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ब्रिक्स दुनिया का तीसरा सबसे ताकतवर आर्थिक संगठन माना जाता है। रूस के कजान शहर में 22 और 23 अक्टूबर को ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है। इस दौरान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय बातचीत भी होगी। ब्रिक्स को दुनिया की इकोनॉमी में चल रहे बदलावों के प्रतीक के तौर पर देखा जा रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई में रूस के दौरे पर गए थे और अगस्त में यूक्रेन का दौरा किया था। युद्ध का जो हल है वो बैटलफील्ड पे नहीं हो सकता है। इस डायलॉग एंड डिप्लोमेसी की रास्ता भारत हमेशा उसको प्रमोट कर रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह रूस दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके साथ ही कजान में भारत अपना नया कॉन्सुलेट भी खोलेगा। एनआईए ने शुरू कर दी है गांदरबल आतंकी हमले की जांच। इस हमले में एक डॉक्टर और 6 मजदूरों की हत्या कर दी गई थी। जम्मू कश्मीर के बडगाम में यह हुजूम डॉक्टर शहनवाज डार को अंतिम विदाई देने उमड़ा है। डॉक्टर शहनवाज गांदरबल के गगनगीर में आतंकी वारदात में मारे गए थे। आतंकियों ने सुरंग के निर्माण कार्य में लगी एक निजी कंपनी के शिविर में रह रहे मजदूरों पर अंधाधुंध गोलीबारी करके 6 मजदूरों को मार डाला था। इस आतंकी वारदात की जांच के लिए आज एनआईए की टीम मौके पर पहुंची। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि पुलिस हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई करे। जम्मू कश्मीर की पुलिस से मेरी अपेक्षा है कि जल्द से जल्द उन लोगों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए और सभी लोगों की पहचान करने के लिए शीघ्रतापूर्वक कार्रवाई करनी चाहिए। पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। इस हमले के खिलाफ जम्मू में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। गांदरबल हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ नाम के संगठन ने ली है, जो लश्कर तैयबा का ही प्रॉक्सी माना जाता है। जम्मू कश्मीर में कब थमेगी टारगेट किलिंग? गांदरबल में जो 6 मजदूर मारे गए वो मध्य प्रदेश, बिहार और पंजाब के रहने वाले थे। गगनगीर इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। हमलावरों की तलाश की जा रही है। ये वारदात श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच वहां हुई जहां ऑल वेदर रोड बनाने का काम चल रहा है। इस वारदात में जम्मू के शशि भूषण एब्रोल भी मारे गए। मृतक के परिवार से मिलने आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहुंचे। उपराज्यपाल श्रीनगर स्थित शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भी गए, जहां उन्होंने इस वारदात के 5 घायलों से मुलाकात की। गांदरबल के आतंकी हमले में बिहार के मेदपुरा के 2 मजदूर मोहम्मद हनीफ और मोहम्मद कलीम भी मारे गए। उन दोनों की मौत के बाद बिहार में उनके गांव में मातम छाया हुआ है। शुरुआती जांच के मुताबिक आतंकियों ने AK-47 और M4 से गोलियां बरसाई। मौके से एक इंसास राइफल भी मिली है, जो कि सेना इस्तेमाल करती है। दिल्ली धमाके की गुत्थी में उलझी है जांच एजेंसियां। धमाके के पीछे नक्सली से लेकर खालिस्तानी कनेक्शन होने का शक है। दिल्ली के रोहिणी इलाके में सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाका किसने करवाया, ये अभी भी एक बड़ी पहेली बना हुआ है। इसकी जांच एनआईए ने अपने हाथ में ले ली है। एनआईए की टीम मौके पर पहुंचकर सुराग तलाशती दिखी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार फिलहाल सीसीटीवी में कुछ सुराग मिला है। सीसीटीवी फुटेज में 3 लोग संदिग्ध नजर आ रहे हैं। पहला वाला ब्लास्ट वाली जगह पर कुछ देर के लिए रुका और फिर चला गया। 2 अन्य लोग भी नजर आ रहे हैं जिनकी गतिविधि भी संदिग्ध है। इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी जांच की जा रही है। अभी 3 शक जताए जा रहे हैं। या तो किसी ने शरारत की है, या सीआरपीएफ के खिलाफ नक्सली हाथ हो सकता है, या कोई खालिस्तानी लिंक हो सकता है, या त्योहारों के सीजन के बीच पाकिस्तानी टेरर साजिश हो सकती है। धमाके के पीछे खालिस्तानी आतंकियों का हाथ होने का दावा देर रात पाकिस्तान से चलने वाले टेलीग्राम चैनलों पर किया गया।
दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम को चिट्ठी लिखी है जिसमें खालिस्तानी लिंक बताने वाले चैनल के बारे में डिटेल मांगी गई है। एयरलाइन कंपनियों को लगातार मिले थ्रेट कॉल पर एक्शन में आई सरकार। गृह मंत्रालय में हुई हाई लेवल मीटिंग। गृह मंत्रालय की हाई लेवल बैठक में सुरक्षा एजेंसियों के आला अधिकारी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक बैठक में गृह सचिव ने थ्रेट कॉल पर विस्तार से जानकारी ली। सीआईएसएफ के डीजी और BCAS यानी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के डीजी ने थ्रेट कॉल पर पूरी जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में सीआईएसएफ और BCAS के डीजी ने अब तक की जांच का ब्यौरा दिया। सूत्रों के मुताबिक ये बात सामने आई है कि ज्यादातर थ्रेट कॉल विदेशों से आ रही हैं। थ्रेट कॉल पर सरकार की सभी एजेंसियां कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रही हैं। पिछले 8 दिनों में एयरलाइंस को 70 से ज्यादा धमकियां मिल चुकी हैं। इसे लेकर ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने डोमेस्टिक एयरलाइंस के सीईओ के साथ मीटिंग भी की थी। इस मीटिंग में एयरलाइन कंपनियों को सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और SOP का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया था। उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुई हिंसा पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। कहा उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को देखते हुए कराई गई हिंसा। जानबूझ करके दंगा कराया क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आ गया है, इसीलिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया है। जिस बहराइच हिंसा पर अखिलेश यादव बीजेपी पर हमलावर हैं, उस दंगे के आरोपियों की तस्वीर एबीपी न्यूज के पास है। ये अब्दुल हामिद है जिसकी लाइसेंसी बंदूक से रामगोपाल मिश्रा को गोली मारी गई थी। ये दूसरी तस्वीर अब्दुल हामिद के बेटे सरफराज उर्फ रिंकू की है जिसे एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया था। वायरल वीडियो में जो व्यक्ति घर के अंदर से बंदूक चलाते हुए दिख रहा है, ये उसी सरफराज की तस्वीर है। ये है अब्दुल हामिद का एनकाउंटर में घायल दूसरा बेटा तालिब उर्फ सबलू। ये तीसरी तस्वीर हत्याकांड के तीसरे नामजद आरोपी फहीम की है जिसे पुलिस ने बीते गुरुवार को 4 अन्य आरोपियों के साथ गिरफ्तार किया था। मूर्ति विसर्जन के दिन सरफराज से ही डीजे पर गाना बंद कराने को लेकर हुआ था विवाद। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर महाविकास आघाड़ी में तकरार। विदर्भ की सीटों को लेकर कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट आमने सामने। सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और उद्धव गुट में बातचीत बिगड़ रही है। सूत्रों के मुताबिक विवाद विदर्भ की 12 सीटों को लेकर है। उद्धव ठाकरे गुट विदर्भ में कम से कम 3 सीटें चाहते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता इस पर तैयार नहीं है। जिन 12 सीटों पर विवाद है उस पर MVA का विधायक नहीं है, इसीलिए उद्धव ठाकरे गुट के नेता अड़े हुए हैं। सीट शेयरिंग की बात आती है तो सबको थोड़ा बहुत त्याग भी करना पड़ता है, एक कदम पीछे भी लेना पड़ता है। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे गुट अपनी डिमांड से पीछे हटने को तैयार नहीं है। सूत्रों का दावा है कि अगर सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी तो उद्धव ठाकरे गुट का प्लान बी भी तैयार है। हालांकि अब भी कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग पर बात बन गई है और गठबंधन एकजुट होकर मजबूती से चुनाव लड़ेगा। आघाड़ी में चल रही तनातनी के बीच कांग्रेस ने 63 सीटों पर फाइनल कर लिए उम्मीदवार। 23 अक्टूबर को जारी होगी पहली लिस्ट। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की दिल्ली में हुई बैठक में जिन 63 बड़े नेताओं का नाम तय हुआ है उनमें नाना पटोले सकोली से, पृथ्वीराज चौहान कराड़ साउथ से, बालासाहेब थोरात संगमनेर से, विजय वडेट्टीवार ब्रह्मपुरी से, नितिन राउत नागपुर वेस्ट से, असलम शेख मालाड वेस्ट से, विश्वजीत कदम पलूसकड़े गांव से, अमित देशमुख लातूर सिटी से जैसे नाम शामिल है। कांग्रेस ने अब तक महाराष्ट्र की 96 सीटों पर स्क्रीनिंग पूरी कर ली है। पार्टी को आघाड़ी में करीब 110 सीटें मिलने की उम्मीद है। सहयोगी दलों के साथ तालमेल के लिए कांग्रेस ने नाना पटोले का जिम्मा सौंपा है। गठबंधन से जुड़े मुद्दों को लेकर मुंबई में कल 3 बजे महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बालासाहेब थोरात उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मिलेंगे। 23 अक्टूबर को वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए नामांकन करेंगी प्रियंका गांधी। नामांकन के दिन वायनाड में बड़े शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में कांग्रेस। वायनाड में चुनाव अभियान शुरू करने से पहले दिल्ली में प्रियंका गांधी ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। प्रियंका 23 अक्टूबर को वायनाड में नामांकन करेंगी। प्रियंका के नामांकन में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत पार्टी के कई दिग्गज शामिल होंगे। नामांकन में कांग्रेस शासित प्रदेशों के सीएम भी शामिल होंगे।
23 अक्टूबर को नामांकन से पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वायनाड में रोड शो भी करेंगे। राहुल गांधी के इस्तीफे से खाली हुई वायनाड लोकसभा सीट पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी। प्रियंका गांधी अपना पहला चुनाव लड़ रही हैं। सरकारी मदरसे बंद करने पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक। कोर्ट ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और सभी राज्यों से 4 हफ्ते में मांगा जवाब। जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मदरसों को लेकर 2 आदेश दिए। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों के सरकारी मदरसों को बंद करने के फैसले पर रोक लगा दी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 7 जून और 25 जून को मदरसे बंद करने की सिफारिश की थी। केंद्र ने इसका समर्थन करते हुए राज्यों से इस पर एक्शन लेने को कहा था। अदालत ने यूपी और त्रिपुरा सरकार के उस आदेश पर भी रोक लगाई जिसमें मदरसों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को सरकारी स्कूल में ट्रांसफर करना था। इसमें गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के साथ साथ सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम स्टूडेंट्स शामिल हैं। पीसीआर के चेयरमैन साहब ने अपनी हद को पार किया है। वो दुश्मनी पर मबनी है, चीजों को ठीक करने की एफर्ट पर नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यह रोक अंतरिम है। जब तक मामले पर फैसला नहीं आ जाता तब तक राज्य मदरसों पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार, एनसीपीसीआर और सभी राज्यों को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। मानहानि केस में खेद जताने की केजरीवाल की पेशकश सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी। अब उन्हें गुजरात में मुकदमे का सामना करना होगा। केजरीवाल पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा गुजरात यूनिवर्सिटी ने दर्ज कराया था। प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर केजरीवाल और संजय सिंह ने गुजरात यूनिवर्सिटी के बारे में विवादित टिप्पणी की थी। केजरीवाल ने अपने खिलाफ निचली अदालत में चल रहा मुकदमा रद्द करने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका ठुकरा दी। इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ जारी समन रद्द करने से मना कर दिया था। सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने खेद जताने की पेशकश की। गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल ने कहा, अनर्गल आरोप लगाने के बाद कोर्ट में माफी मांगकर बचना केजरीवाल की पुरानी आदत है। इस मामले में संजय सिंह की याचिका सुप्रीम कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश के बाद निचली अदालत में केजरीवाल और संजय सिंह पर मानहानि का मुकदमा चलता रहेगा। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए कल से लागू होंगी ग्रैब 2 की पाबंदियां। पार्किंग फीस बढ़ाई जाएगी। डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर भी रहेगी रोक, चाहे वो इंडस्ट्रियल इलाके हों, कमर्शियल इलाके हों या रेजिडेंशियल इलाके। दिल्ली में कल से सख्त पाबंदियां लागू हो रही हैं। इन इलाकों में जनरेटर का इस्तेमाल बंद रहेगा। यही नहीं, ग्रैब 2 की पाबंदियों के तहत कोयले की भट्टी भी नहीं जलाई जा सकेगी। लोग निजी वाहन का कम इस्तेमाल करें, इसके लिए पार्किंग फीस बढ़ाई जा रही है। सीएनजी, इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो के फेरे बढ़ाए जा रहे हैं। ये पाबंदियां कल सुबह 8 बजे से लागू हो जाएंगी। आज दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स के साथ थे। आईटीओ चौराहे पर लोगों से मिले और लाल बत्ती पर गाड़ी का इंजन बंद करने की अपील की। हमारी भारतीय जनता पार्टी के सरकारों से और नेताओं से अपील है कि प्लीज हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी पराली घटना जो जलने की घटनाएं उसे रोक लगाइए। इधर हरियाणा सरकार ने पराली जलाने को लेकर सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। कैथल जिले में पराली जलाने पर 14 किसानों को अरेस्ट किया गया। शिमला में संजौली मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने का काम शुरू हो गया है। मुस्लिम समुदाय ने खुद अवैध हिस्सा गिराने की पहल की है। मस्जिद 5 मंजिल की है। 3 मंजिलों को अवैध करार दिया गया है। 5 अक्टूबर को कोर्ट ने अवैध हिस्सा गिराने को कहा था। 15 दिन बाद अवैध हिस्से को तोड़ने का काम शुरू हुआ। सबसे ऊपरी मंजिल से टीन शेड हटाए गए। मस्जिद रिहायशी इलाके में बनी है। आसपास कई इमारतें हैं। ऐसे में अवैध 3 मंजिलों को गिराने में काफी वक्त लगेगा। पैसा तो कोई ना सरकार देगी ना कोई पब्लिक देगी, बनाने को तो सभी दे देते हैं। अब जैसे जैसे हमारे हम तो अपने खुद पर्सनल जेब से ही हम अपना तो खर्चा करेगी। आदेश ये भी है कि अवैध हिस्से को मस्जिद कमेटी अपने खर्च पर गिराएगी। तो यही अपील है प्रदेश के लोगों से कि अच्छा माहौल बनाए रखें। मस्जिद को लेकर नगर निगम आयुक्त के कोर्ट में 14 साल से केस चल रहा था। 46 बार सुनवाई हुई। अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी। 3 बड़े बस हादसे जिसमें सांसत में पड़ गई 100 से ज्यादा लोगों की जान। चेन्नई का हादसा तो कैमरे में कैद हुआ है। बीच हाईवे में एक बस यू टर्न ले रही थी, तभी पीछे से आई एक हाईटेक बस उससे टकरा गई। बसों की इस टक्कर को अब दूसरे कैमरे से देखिए। बाइक से चलने वाले लोग इस हादसे की चपेट में आ गए। ये हादसा हुआ सलेम चेन्नई नेशनल हाईवे में। दोनों बसों के ड्राइवर घायल हो गए, लेकिन बस में बैठे 50 से ज्यादा यात्री सलामत रहे। दूसरा हादसा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ, जहां 50 से ज्यादा यात्रियों को ले जा रही बस पलट गई।
ये बस दिल्ली से लखनऊ जा रही थी। इसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यूपी के बस्ती में भी नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। अयोध्या से गोरखपुर जा रही एक तेज रफ्तार सरकारी बस ने आगे चल रहे डंपर को टक्कर मार दी। बस में सवार यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं। हादसे की वजह ओवरटेक करने की कोशिश बताया जा रहा है। हमास चीफ याह्या सिनवार को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। गाजा की तबाही का गुनहगार याह्या किस तरह ऐश की जिंदगी जी रहा था, इसे लेकर एक वीडियो सामने आया है। दावा है कि वीडियो इस साल फरवरी का है। नकाब पहने इजरायली फौज का जवान बता रहा है कि सिनवार ने अपने लिए सुरंग में ऐशो आराम का पूरा इंतजाम किया हुआ था। किचन में महंगा सामान, परफ्यूम और यूएन की तरफ से सप्लाई किए गए राशन के बैग्स थे। लाखों डॉलर की करेंसी भी मिली है। एक दिन पहले इजरायल ने 6 अक्टूबर 2023 का वीडियो जारी किया था, जिसमें सिनवार इजरायल पर हमला करने से पहले अपने परिवार के साथ सुरंग में छिपने का इंतजाम कर रहा था। सिनवार की कभी ना दिखाई देने वाली पत्नी समर भी साथ, जिसके हाथ में 27 लाख रुपए का स्टाइलिश बैग था। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायल पर अटैक किया था और ठीक 1 साल 16 दिन बाद इजरायल ने हमास चीफ को ढेर कर दिया। दिवाली से पहले सोने के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। दिल्ली में 10 ग्राम सोना 80,000 को छूने वाला है। जैसा एक्सपर्ट्स ने कहा था, सोना उसी हिसाब से छलांग लगा रहा है। सेंसेक्स में उतार चढ़ाव के बीच गोल्ड का गोल्डन रंग जारी है। 21 अक्टूबर को यह अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। दिल्ली में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 79,790 रुपए पहुंच गई। मुंबई के बाजार में 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड 79,640 रुपए था। उधर चांदी की कीमत में 4,884 रुपए की तेजी रही। ये 97,167 रुपए प्रति किलो के भाव से बिक रही है। इससे एक दिन पहले चांदी 92,283 रुपए पर थी। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक इस साल सोने की कीमतों में 14,616 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है और आगे भी ये दाम और बढ़ सकते हैं। अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। एक आरटीआई के जरिए ट्रेन में कंबल, पिलो कवर और चादर पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। देश में तरक्की के विरोधाभास को सामने रखती ये 2 तस्वीरें हैं। एक तस्वीर रेलवे ने जारी की है, जिसमें आधुनिक तरीके से ट्रेनों की सफाई की जा रही है। दूसरी खबर आरटीआई के जरिए से आई। इसमें पता चला कि ट्रेन में मिलने वाले कंबल महीने में सिर्फ एक बार धुलते हैं। ये तब है जब धुलाई के नाम पर रेलवे हर साल करोड़ों रुपए खर्च करता है। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक रेलवे के पास कुल 71 लॉन्ड्री सेंटर है। इनमें 46 रेलवे के अपने सेंटर हैं। 25 सेंटर कॉन्ट्रैक्टर चलाते हैं। 2020 में कोरोना काल के दौरान रेलवे ने ट्रेन में कंबल पिलो देना बंद कर दिया था। 2022 में इसे फिर से शुरू किया गया। कोविड का टीका बनाने वाले अदर पूनावाला अब फिल्म भी बनाएंगे। अदर पूनावाला ने करण जौहर की कंपनी में बड़ा निवेश किया है। कोरोना काल में चर्चा में रहे सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक अदर पूनावाला अब फिल्म निर्माण में भी हाथ आजमाने वाले हैं। अदर पूनावाला ने करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शन में 50% का निवेश किया है। अदर पूनावाला की कंपनी सीरिन प्रोडक्शंस ने धर्मा प्रोडक्शन के साथ ये करार किया है। दोनों अब साझा रूप से अलग अलग कंटेंट का निर्माण करेंगे। इससे अदर पूनावाला का धर्मा प्रोडक्शन में 50% का मालिकाना हक रहेगा। सीरिन प्रोडक्शन के आकलन के मुताबिक करण जौहर की कंपनी का वैल्यूएशन करीब 2000 करोड़ रुपए है। यानी अदर पूनावाला ने 1000 करोड़ रुपए में धर्मा प्रोडक्शन की 50% हिस्सेदारी खरीदी है। करण जौहर अदर पूनावाला और उनकी पत्नी नताशा पूनावाला के काफी करीबी दोस्त बताए जाते हैं।